सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक आपका रहेगा एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो नोट्स होते हैं, तो उसमें मैं आपको कुछ नोट्स का जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये समझ लो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। तो आप इसमें जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से मैं सब चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अभी का टॉपिक आपको प्राचीन भारत आप पढ़ोगे, तो यानी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानना है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक लेकर आया था, तो उसमें हमने ये बताया कि आपको किस तरह से भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, और इंडिया की इसे सबसे पहले किसने कहा था। तो हालांकि ये सब हमने आपको बता दिया। तो संवत के बारे तक हमने आपको संवत तक पढ़ाया था। तो अब जो है, अब का टॉपिक अलग है। आज का टॉपिक में है क्या, उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ कुछ टॉपिक है जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उसको हमने हटा दिया है। तो हालांकि वो भी मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में। तो अभी जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझना, प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन एवं स्रोत। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ समझना, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विभाजन है, इतिहासकारों ने, मतलब जो इतिहास जिसने लिखी थी, इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है ना, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। पहला पहला को बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। पहला को क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा को आधैतिहासिक काल। तीसरा को ऐतिहासिक काल। तो आपको पता चल गया कि हमने जो आपको अभी जस्ट बताया था, एचटी। तो अब आगे समझो। फर्स्ट में जो है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था, चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में जो है, एक चीज़ समझना। जैसे कि मान के चलो कि तीन काल है, एज इट इज हमने आपको बताने के लिए समझाया। जैसे कि भूत, भविष्य, वर्तमान होता है, उसी प्रकार से मान लेते हैं कि हम तीन काल हैं। तो इतिहासकारों ने इतिहास को तो सुविधाजनक बनाने के लिए इसे तीन कालों में बांटा। पहला काल प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल से ये समझो आप कि इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, इस काल की जो है यहाँ पे, इस काल की जो है संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी जाती है जिसमें जानकारी के लिए लिखित साधनों का पूर्णतः अभाव था। लिखित के लिए जानकारी के लिए यहाँ पे लिखित साधनों का पूर्णतः अभाव था। साथ ही तत्कालीन मानव सभ्यता से कोसों दूर था। ये जो मानव की सभ्यताओं से कोसों दूर था। इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत से पत्थर के उपकरण, खिलौने एवं मिट्टी के बर्तन मिले। तो यहाँ पे जो है ना, लिखा और बोला नहीं जाता था। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इस काल में जो है लिखने की पद्धति नहीं थी, लिखने की कोई साधन नहीं थी। तो आप ऐसे कह सकते हैं। और इस काल में जो है, अगर खोजकर्ताओं के द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत के पत्थर के उपकरण, यहाँ पे जो ना पत्थर का उपकरण मिला इस काल में, यानी प्रागैतिहासिक काल में। और जो खिलौने एवं मिट्टी के बर्तन मिले। क्या मिले? खिलौने मिले और मिट्टी के बर्तन मिले। तो इस काल में तो जब होता क्या है कि किसी के द्वारा कोई सा सबूत ढूंढने से उसके बारे में कुछ कुछ पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में बस हमें इतना चीज़ पता चला। ठीक। अब चलिए, अब चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हमने बताया आपको, आदि ऐतिहासिक काल समझो। आदि ऐतिहासिक काल क्या कहता है? इस काल की जो है संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी गई है कि जिसकी जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, और किंतु उसकी लिपि को पढ़ने में इतिहासकारों एवं लिपिकार सफल नहीं हो पाए। इस कालखंड में सिंधु काल की सभ्यता एवं वैदिक काल का अध्ययन शामिल है। तो अब देखो, पहले प्रागैतिहासिक काल हमने समझा, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में, इस काल में जो है ना लिखा जाता था, लेकिन वो जो लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें, तो इसलिए इस काल को जो है ना आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। तो इस काल की संज्ञा इतिहास के उस कालखंड को दी गई है जिसकी जानकारी के स्रोत, अगर जानकारी के रूप में अगर देखो, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। मतलब लिखित साक्ष्य मिलने पर, और यहाँ पे जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु उसकी लिपि को पढ़ने में इतिहासकारों को, लिपिकार सफल नहीं, इसका जो लिपि को पढ़ने के लिए जो है, तो वो सफल नहीं हो पाए इतिहासकार। और इस काल खंड को सिंधु काल, जैसे कि इस काल में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे सिंधु काल में जो वहाँ पे लिखावट है, परंतु उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं।
इसमें लिखावट नहीं था, लिखने का कोई साधन नहीं था, इसमें लिखावट था, इसमें पढ़ा नहीं जाता था। आज ऐतिहासिक काल में इसे समझ सकते हो। अब चलिए लास्ट चलते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल में बहुत से चीज़ हुए हैं, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित एवं पठनीय स्रोत उपलब्ध है। भारतीय संदर्भ में यह कालखंड 6ठी शताब्दी पूर्व से शुरू होता है। यहाँ पे ऐतिहासिक काल जो है यानी कि लास्ट वाला जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा जाता था और उसकी लिपि को जो लिखावट था, जो इस काल की जानकारी के स्रोत के अनुसार, इस काल की जानकारी के अनुरूप कि मतलब लिखित एवं पठनीय स्रोत मतलब पढ़ने के लिए भी उपलब्ध था। दोनों चीज़ इसका मिल गया, यानी कि जो इतिहासकारों ने इसे पढ़ भी लिए थे। तो भारतीय संदर्भ में यह जो है कालखंड 6ठी शताब्दी, यह काल जो है ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी में 6ठी शताब्दी पूर्व से शुरू होता है। और जो ये ऐतिहासिक काल है 6ठी शताब्दी से पूर्व शुरू होता है, उससे पहले शुरू होता है। अब चलिए अब आगे समझो। अब इस यहाँ तक हमने समझा ईसा पूर्व से शुरू होती है। तो अब कुछ चीज़ समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता कि ये है कि जो बीसी के बारे में आपने सुना होगा, ईसा पूर्व जिसे बोलते हैं, एडी के बारे में सुना होगा जिसे हम फुल फॉर्म एडी होता है और यानी एनो डोमिनी होता है, और बीसी का होता है बिफोर जीसस ऑफ क्रिस्ट होता है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व की घटनाओं को इतिहास में बीसी बिफोर द जीसस ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है। और इसमें समय जो है उल्टा चलता था, समय आगे से पीछे की ओर चलता, जैसे 5 4 3 2 1 इस तरह से पीछे की ओर चलता था बीसी में। तो अब कितना भी समय ले लो, वो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि विक्रम संवत जो 57 से 58 बीसी में था, 57 से 58 बीसी में था, सॉरी यहाँ पे 58 बीसी में था। तो ये जो है समय यात्रा उल्टा चल के 0 पे आया। और जो शक संवत था वो 78 ईस्वी था, कितना 78 ईस्वी। तो इन दोनों के जोड़ने पे जो होता है, जैसे कि 57, यहाँ पे देखना 57 और 78 को अगर जोड़ दिया जाए 135 होता है, यानी कि 135 वर्षों का अंतर, यानी शक संवत और विक्रम संवत के बीच बोले तो हमने संवत भी आपको पढ़ाया है इतिहास में, तो वो अब भी आप देख लेना। तो चलिए समय यात्रा के बारे में बताया कि विक्रम संवत में समय यात्रा उल्टा चलता था, बीसी चलता था और एडी चला। उसके बाद क्या चला? एडी, जैसे 78 ईस्वी वो एडी में आ गया, एनो डोमनी में आया। चलिए अब यहाँ पे समझो, एडी एनो डोमनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, इसमें समय पीछे से आगे की ओर चलता है, जो है इसका जन्म जो है पीछे से आगे की ओर चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा बुद्ध का भी जन्म ले लो, 563 ईस्वी में, 483 ईस्वी में मृत्यु। अब उल्टा समय, यानी कि आप कह सकते हो अगर 563 ईस्वी में जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु 483 में कैसे हुई? तो ये उल्ट समय आता है, तभी बीसी में चलता था, बीसी में। तो क्लियर, ये भी आपने समझा। अब यहाँ पे समझो स्रोत के बारे में समझो। अब यहाँ पे स्रोत में ये समझो कि जैसे कि साहित्य, यहाँ पे देखो साहित्यिक हो गया और पुरातात्विक हो गया। और यहाँ पे साहित्य में पढ़ोगे आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे और लौकिक ग्रंथ पढ़ोगे और विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ोगे। और उसके बाद यहाँ पे समझ लेना, आपको दिखने में असुविधा हो रही होगी तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा ले, यानी कि 720 320 इस तरह से करोगे तो आपको दिख पाएगा। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण, और उसी प्रकार से ये साहित्यिक लिखल है। तो यहाँ पे देखिए पुरातात्विक का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ पे पहले अभिलेख के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद सिक्के के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है मृदांड के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद मुहरे के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद मूर्तिकला एवं चित्रकला के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कहा जाए स्थापत्य यानी कि स्मारक के बारे में पढ़ोगे, यानी कि इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। एज इट इज़ हमने आपको सब पढ़ाना है, तो आपको जुड़े रहना, वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जुड़े रहना, और ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे समझो, आगे का टॉपिक यहाँ पे अभिलेख के बारे में समझो। अभिलेख पत्थर यहाँ पे समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पे हमने साहित्यिक में धार्मिक देखा, लौकिक देखा, विदेशी यात्रियों का विवरण देखा, लेकिन हमने पहले पुरातात्विक स्टार्ट किया। तो पहला टॉपिक हमने उठाया अभिलेख। चलिए अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख में आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आप जैसे देखा कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। अभिलेख क्या कहते हैं? अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। और शासक इसके द्वारा अपने
आदेशों को इस तरह से पूरा करते थे। तो अब यहाँ पे अभिलेख का मतलब क्या, जो कठोर चट्टान हो जिस पे लिखावट हो, उससे जो है ना शासक अपना निर्देश जारी करते थे। तो ये आपको समझ में आ गई ये बात। आज का टॉपिक हम इतना तक नहीं रहने देते हैं, ताकि वीडियो ताकि बड़ा ना हो, आप बोर फील ना करो। तो अभिलेख तक हमने जहाँ तक बताया था, इससे आगे का टॉपिक हम कल लेके आएंगे। और कल अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके बाद मैं थोड़ा सा जो बड़ा टाइप में वीडियो लाऊंगा 20 मिनट 25 मिनट का, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूँगा इतिहास में। बस मैं आपको आज का टॉपिक यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी ही ये याद हो गया होगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत करना, ताकि आपको प्रॉपर वे में सब याद हो जाए।